हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी बाल विकास की चैप्टर वाइज क्लासेस। आपके सभी चैप्टर जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए, यूपी टेट के अलावा आपके जो स्टेट यानी कि अन्य राज्यों का टेट एग्जाम होता है उसके लिए, सी टेट के लिए और सुपर टेट की पूरी तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस ला रहे हैं। हम लोगों की पहली क्लास परसों आई थी। अब आपको डेली सुबह 10 बजे ये क्लास मिलेगी। हमने टाइमिंग निश्चित कर दी है, इसीलिए कल क्लास नहीं आ पाई थी। अब प्रॉपर वे में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और पिछली क्लास में आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कमेंट्स पढ़े गए थे। लेसन 1 हमने पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। यूपी टेट का सिलेबस वगैरह बता चुके हैं, उसके अनुसार आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। पूरा डीपली आपको ये पूरा चैप्टर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत वो सभी एक एक करके कवर किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, बाल विकास के सिद्धांत है। तो उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि बाल विकास आखिर होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो बाल विकास इंग्लिश में कहलाता चाइल्ड डेवलपमेंट। और आपका चाहे यूपी टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टार्टिंग आपकी जो होती है वो यहीं से होती है, बालक के विकास से। यानी कि बाल विकास के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास आ जाता, बालक का मानसिक विकास आ जाता, बालक का शारीरिक विकास आ जाता है, उसका सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला दिया गया, इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई विकास सम्मिलित होते हैं। देखिए दिया गया सर्वांगीण विकास में आपके सभी प्रकार के जितना भी विकास होगा, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और अन्य विकास, ये सब कुछ आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला पॉइंट है, बालक का विकास अनियमित रूप से नहीं होता है बल्कि क्रमबद्ध ढंग से होता है। कल हमने आपको जब विकास टॉपिक पढ़ाया था, डेवलपमेंट पढ़ाया था, उसमें आपको एक चीज हमने बताई थी कि बालक का विकास जो होता कैसा होता, क्रमबद्ध ढंग से होता है और जीवन पर्यंत चलता है। वही चीज बालक के लिए भी है। बस यहाँ बात किसकी हो रही है, पूरे जीवन की बात ना करके हम सीधे बालक की बात कर रहे हैं। तो बालक का विकास कैसा होता, क्रमबद्ध ढंग से होता है। इसके कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं, उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। बालक के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सर्वमान्य सिद्धांत दिए गए हैं, उनको एक एक करके हम लोग, पहले आप लोग नाम देखेगा, फिर एक एक करके हम सभी सिद्धांतों को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए नंबर 1 पर आता हमारा ये बाल विकास के सिद्धांत हैं। इसमें आपका निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास बहुआयामी होता है, वृद्धि व विकास की दर एक समान नहीं होती है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे कुछ अन्य सिद्धांत हैं, इनके नाम आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं वो आपके इसके अंतर्गत यही पूछ दिया जाता है, कौन सा विकास से संबंधित है। तो ये आपके देख लीजिएगा जल्दी से कौन कौन से और नाम रह गए हैं। विकास का क्रम की एक रूपता, एकीकरण का सिद्धांत, वृद्धि व विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, और विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। ये सिर्फ अभी हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया है। अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में पूरा डीपली समझते रहेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास को एंड तक देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और अगर पुरानी क्लास ना देखी हो तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो हमने बात की सबसे पहले कौन सा बताया, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता से आप लोग समझ गए होंगे, जो निरंतर चलता रहे, जो लगातार चलता रहे, यानी कि क्या हो गया, विकास कैसा, एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में नए अनुभवों को सीखने से विकास कैसा होता है, परिपक्व होता है, यानी कि नए नए चीज़ों को सीखने से, नए एक्सपीरियंस मिलने से जो जीवन होता है वो कैसा, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है बालक का विकास। इसकी गति तीव्र या मंद होती रहती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा चलता रहता है। इसकी गति जो होती है ये समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। जैसी जैसी उम्र होती है वैसे वैसे इसमें विकास की गति धीमी होती जाती है, लेकिन कैसी होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली, लगातार चलने वाली। निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आपको यही बात सीखनी है कि ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 पर बढ़ते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समान प्रतिमान का। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लगभग 2018 के आसपास इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो चलिए देखिए क्या लिखा गया है कि प्रत्येक प्रजाति का अपना विकास
का एक क्रम होता है, यानी कि जितनी भी जातियां उनका एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम के अनुसार ही वे क्या करती हैं, वह अपनी प्रजाति के प्रतिमान के अनुसार ही विकास करता है। यानी कि क्या इसमें बताएगा कि जो भी चाहे किसी भी प्रजाति की बात कर ली जाए, वो अपनी प्रजाति के अनुसार ही उसमें विकास संभव है, उतनी ही लिमिट तक संभव है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि जो हिरन होता है उसकी गर्दन जिराफ जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिराफ का अपनी प्रजाति के अनुसार विकास होता है और उसकी गर्दन लंबी होती चली जाती है, और हिरन जो होता है वो उसकी टांगे लंबी होती, गर्दन लंबी नहीं होती है और बहुत तेज भागते हैं। तो यानी कि प्रत्येक प्रजाति का अपना एक विकास का क्रम होता है, यानी कि वो सिर्फ उतने में ही विकसित होता है। ये इसके अंतर्गत आपको याद रखना है। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। देखिए वही दिया गया है कि दो व्यक्ति जो उनके गुण तो अलग अलग हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो अगर हम कहते हैं कि विकास अलग अलग है, कि किसी के सींग निकल आए हैं, किसी के 4 पैर हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। विकास का एक निश्चित क्रम सभी प्रजातियों के लिए अपना खुद का समान होता है। इस बात को आपको समझना है, याद रखना है। तीसरा पॉइंट दिया गया है आपका, विकास बहुआयामी होता। कल भी हमने आपको ये चीज बताई थी। बहुआयामी का मतलब है कि सभी क्षेत्रों को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है, सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। यानी कि बालक के जीवन के सर्वांगीण विकास इसके द्वारा होता है। क्यों होता? क्योंकि बहुआयामी, जब हमने कह दिया बहुआयामी का मतलब हो गया सभी क्षेत्रों से संबंधित है, तो सर्वांगीण विकास से भी संबंधित होगा। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति समान नहीं होती है, परंतु इससे सभी क्षेत्र प्रभावित रहते हैं। यानी कि सभी क्षेत्र में गति तो अलग अलग रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कहीं रुक जाए, ये सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आपको सीधे सीधे अगर आप हमारी क्लास को अच्छे से सुनते रहेंगे, तब भी आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगला हमारा भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत, यानी कि अलग अलग जो गति होती है उसका क्या मतलब है। तो विकास की गति भिन्न भिन्न आयु में अलग अलग होती है। अभी हमने आपको बताया था कि निश्चित नहीं होता, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, कभी बिल्कुल मंद हो जाती है। ये सेकंड पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। शैशवावस्था में विकास तीव्र होता है, पूर्व बाल्यावस्था में फिर मंद होता है, 6 से 9 वर्ष में पुनः तीव्र होता है और किशोरावस्था में मंद हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैशवावस्था में यानी कि जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष तक बालक का विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा बालक जब जन्म लेता है बिल्कुल छोटा सा होता है और कोई भी उसके अंदर इतनी गति नहीं होती, सिर्फ रोता रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं और शैशवावस्था में ही बालक जो है वो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें तीव्र गति है। कैसी है गति? तीव्र होती है। फिर धीरे हो जाती है गति। फिर बालक की 3 वर्ष की उम्र के आसपास गति जो होती है वो धीरे हो जाती है, 3 से 6 तक। फिर 6 से 9 जो हमने आपको बताया था मध्य बाल्यावस्था कह सकते हैं या फिर उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। इसमें फिर से गति जो होती है कैसी होती है? तीव्र हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में गति एक बार फिर से मंद होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे विकास होने लगता है। ये विकास का एक क्रम होता है जो आप लोगों को अच्छे से समझना है। अगला पॉइंट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या होता है? परस्पर संबंध के सिद्धांत से क्या मतलब है कि विकास का एक पहलू दूसरे को प्रभावित करता है, यानी कि विकास के सभी पहलू आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और एक पहलू दूसरे से संबंधित है तो निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। अर्थात हमारा शारीरिक विकास व्यक्ति पर जो होता है तो इनके विकसित होने से हमारा सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। यानी कि इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि यदि बालक का शारीरिक विकास तीव्र है तो उसका अन्य क्षेत्रों पर भी, चाहे वो मानसिक विकास हो या उसका सामाजिक विकास हो, इनमें भी प्रभाव पड़ेगा और ये भी तीव्र गति से होंगे। यही इनमें परिवर्तन हो जाता। परस्पर संबंध का मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक में कोई परिवर्तन होता है, एक में गति धीमी या तेज होती है, तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी तुरंत पड़ने लगता है। अगला है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में क्या है दोस्तों? साथ ही साथ आपको बता दें कि लास्ट क्लास जो हमने दी थी उसकी PDF आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां पर आप उस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस को अच्छे से पूरा तैयार कर सकते हैं और
आज की क्लास का लिंक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको कल सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाएगी। तो अगला है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत में से एक है ये। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर शरीर के अन्य भागों को चलाना सीखता है। यह सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। यानी कि एकीकरण का मतलब क्या हो गया कि पहले पूरे क्षेत्र को, फिर किसी एक क्षेत्र को, किसी एक अंग को केंद्रित करके जो कार्य किया जाएगा, यानी कि पहले संपूर्ण अंग उसके चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ चलाता है, पैर चलाता है। जब उसमें गति होने लगती है, जब उसके हाथ पैर चलने लगते हैं, वृद्धि होने लगती है, तब उसके अन्य भागों को चलना सीखता है। और ये क्या कहलाता है? सामान्य से विशेष की ओर। यही पूछा गया था कि एकीकरण का सिद्धांत इनमें से किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है? तो इस सामान्य से विशेष की ओर कार्य करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ चुनिंदा पॉइंट्स को ही लेकर आए हैं जहां से 100% क्वेश्चन बन सकता है। अगला निश्चित क्रम का सिद्धांत। हमने क्या बताया था आपको? क्रमबद्ध होता है। तो इसके अनुसार विकास एक निश्चित गति से होता है, निश्चित क्रम से होता है। यदि यह क्रम टूट जाता है तो विकास भी रुक जाता है। यानी कि अगर इसका जो निश्चित एक क्रम है वो रुक जाएगा तो निश्चित तौर पर जो आपकी विकास की गति होगी उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा और वो भी रुकने लगेगी। आपने देखा होगा कई बच्चों की मानसिक क्षमता बिगड़ जाती है, मंद बुद्धि हो जाते हैं या पढ़ने में मन नहीं लगता है। वो उनका किसी ना किसी क्षेत्र में विकास की गति से रुकने से ही संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। चाहे वो आपका सामाजिक विकास, घर का वातावरण, कोई ना कोई कारक प्रभावित करता है, तभी ये क्रम टूटता है, जिससे कि विकास की दर जो होती है वो रुक जाती है, परिवर्तन होने लगता है। अगला इंपॉर्टेंट है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिएगा, सिद्धांत का प्रतिपादन नील मिलन ने किया था। किसने किया था? नील मिलन ने आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका अर्थ है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना। पुनर्बलन का मतलब होता है पुनः बल देना, यानी कि बार बार रिपीट करना, बार बार अभ्यास करना। आंशिक पुनर्बलन भी यही कहता है कि संभावना। पुनर्बलन अगर कह देंगे तो सीधे उसका मतलब हो जाएगा कि हाँ बार बार रिपीट हो रहा है 100%, लेकिन आंशिक पुनर्बलन जब लगा इसका मतलब है कि कोई आपकी अनुक्रिया है, कोई आपका रिएक्शन है, वो बार बार रिपीट करने की संभावना बनी रहती है। इसके अंतर्गत विकास की गति जो है वो बार बार दोहराने पर उसकी संभावना बनी रहती है, इस सिद्धांत के अंतर्गत। अगला पॉइंट हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया? इस सिद्धांत का अर्थ बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के योग का नहीं बल्कि गुणनफल का परिणाम है। याद रखिएगा, यानी कि क्या है? बालक का विकास जो है वातावरण और जो वंशानुक्रम, इसकी अन्योन क्रिया होता है। याद रखिएगा, गुणनफल या अन्योन क्रिया, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया हुआ मिलेगा। और ये आपका यूपी टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही बालक के जीवन पर, बालक के विकास पर उतना ही असर पड़ता है। वंशानुक्रम जो एक निश्चित सीमा तक होता है, परंतु वातावरण उन सीमाओं से भी विकास के नए अवसर ढूंढ लेता है। वंशानुक्रम क्या है? वो सिर्फ आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, चाहे वो आपका मानसिक क्षमता हो, बुद्धि क्षमता हो, ये सभी चीजें। इनके अलावा बाकी जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बालक अपने वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं है, वो आपके सभी क्षेत्र किससे संबंधित है? वो वातावरण से संबंधित है। और वो उन सभी दशाओं में भी, उन सभी स्थितियों में भी विकास के नए अवसर ढूंढ लेता है जहां तक वंशानुक्रम नहीं पहुंच पाता है। अगला इंपॉर्टेंट है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। क्या है? मस्तकोद्मुखी यानी कि मस्तक के की ओर से, यानी कि बालक का विकास जो होता है कैसा होता है? केंद्र से शीर्ष की ओर, या कह सकते हैं केंद्र से दूर की ओर होता है। केंद्र कहाँ माना जाता है? मस्तिष्क माना जाता है। तो यानी कि सिर से पैर की ओर, ये सिद्धांत का आपका अभिप्राय है। बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से दूर की ओर होता है। ये मस्तकोद्मुखी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अन्य एक दो सिद्धांत और रह गए हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो दोस्तों एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। सभी लोग जरूर एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दिखाते रहिए ताकि आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहें। डेली आपको 10 बजे क्लास मिलेगी। सभी लोग जरूर जुड़िएगा, देखते रहिएगा। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत क्या होता है? वैयक्तिक यानी कि व्यक्तिगत, विभिन्नता यानी कि अंतर। प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, जिसमें व्यक्तिगत विशेषताएं जो होती हैं वो निर्भर करती हैं, उनका ही विकास होता है। और ये जो विशेषताएं होती हैं दूसरों से उसको अलग करती हैं, व्यक्तिगत
होती हैं। इसीलिए इसको व्यक्तिगत भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ये भी विकास को प्रभावित करता है। अगला परिमार्जितता का सिद्धांत, ये कहीं नहीं आपने पढ़े होंगे और कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इनको रखा गया है। विकास की गति को प्रशिक्षण के द्वारा या अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि विकास अपने मन से होता है, कोई उसमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। यदि हम एक निश्चित दिशा में एक निश्चित लक्ष्य को मान करके उसको प्रशिक्षित करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ जाती है, उसमें परिवर्तन संभव है। ये आपके परिमार्जितता के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। अब बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यही आपको और इसमें पढ़ना है। यहीं पर आपकी ये क्लास एंड हो जाएगी, देखिएगा। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक कारक हैं, जो बालक की शारीरिक क्षमता पर आधारित है, यानी कि बालक के शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किसी प्रकार की दिव्यांगता तो नहीं है या कोई अन्य चोट वगैरह तो नहीं है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ये आपकी एक वंशानुक्रम से बालक में आती है और ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। मानसिक क्षमता से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है। संवेगात्मक विकास, वंशानुगत कारक और सामाजिक प्रकृति, ये सभी बालक को प्रभावित करते हैं। ये सभी चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, भी यहीं पर शुरू कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की एक अलग शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है? बालक के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के जीवन पर, बालक के व्यवहार पर, बालक के विकास पर पड़ता है। उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। बस एक बात आपको याद रखनी है, बाल लगा हुआ यानी कि बालक से ही संबंधित है, बड़ों से संबंधित नहीं है। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जन्म से बाल्यावस्था तक के अध्ययन को ही इसके अंतर्गत रखा जाता है। जन्म से बाल्यावस्था ही इसके अंतर्गत सम्मिलित है, याद रखिएगा। यह बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ये बिल्कुल सही बात है कि बाल मनोविज्ञान बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। देखिएगा, अंतिम पॉइंट है आपका बाल मनोविज्ञान का महत्व। अगर हम सीधे सीधे आपसे कहें तो प्राइमरी लेवल पर बाल मनोविज्ञान का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस समय बालक में पढ़ने की कोई इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती, ना ही वो किसी चीज़ को सीखता है। वो 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसकी मनोदशा को समझना बहुत ज़रूरी है कि बालक किस क्षेत्र में जाना चाहता, क्या उसको पढ़ना है, क्या वो जानता है। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके भविष्य का पता लगाया जा सकता है। उसका अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य, देखिए हमने क्या बताया, प्राइमरी लेवल के लिए, ताकि वे सही तरीके से पढ़ा सकें। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बिना निर्देशन संभव नहीं है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के बिना निर्देशन नहीं किया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। तो यहाँ तक दोस्तों आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को, उसके पास में जो एक बेल आइकन लगा उससे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। अब लास्ट क्लास का लिंक नीचे दिया गया, उसको जरूर देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर जाइए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी PDF फ्री में मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।